Hello all of you. Now let's see rule 33 and 34 and 35. इस लेक्चर में हम देखेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन केस ऑफ प्योर एजेंट। अभी तक हमने क्या देखा कि जो भी एक्स्ट्रा पैसा मैं आपसे लूंगा, आई एम द सप्लायर, यू आर द रिसीवर, जो भी एक्स्ट्रा पैसा अगर मैं आपसे लेता हूं इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विस तो उसको इंक्लूड करना पड़ता है। लेकिन अब एक एक्सेप्शन देखेंगे। ये एक्सेप्शन ऐसा है कि मैं सप्लायर, आप रिसीवर। अब देखो अपनी सर्विस क्या है, एक एग्जांपल अपना ही देता हूं। अपनी सर्विस क्या है कि आई एम टीचिंग यू, राइट, कोचिंग क्लास का सर्विस, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एक बुक परचेज करें। मार्केट में एक बुक अवेलेबल है, बहुत अच्छी बुक है, और आप लेकर उसको स्टडी करें, उसमें से प्रैक्टिस करें तो अच्छी बात होगी। सो व्हाट आई डू नॉर्मली इज आई रिकमेंड दिस बुक टू यू। मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा फलानी फलानी बुक है, आप लोग जाके खरीद लें। आप लोग खरीद के लेके आएंगे, पढ़ेंगे उसको। बट नाउ मैंने कहा कि देखो मेरा कॉन्टैक्ट है पब्लिशर के साथ, तो अगर आप सब लोग मिलकर पैसा जमा कर लो और मेरे को दे तो मैं वहां से 40% डिस्काउंट पे बुला के आप लोगों को दे सकता हूं। सस्ते में आ जाएंगी तो यू आर बेनिफिटेड। नहीं तो मार्केट में जाओगे तो मे बी 10% डिस्काउंट पे मिलेंगी, बट थ्रू मी यू विल गेट 40% डिस्काउंट। तो तुमने कहा अरे सर बिल्कुल आप बुला दो, हम आपको पैसे दे देंगे। तो ये बुक कहां से आ रही है? मैं बना के दे रहा हूं क्या? नहीं, थर्ड पार्टी से आ रही है। तो पब्लिशर जो है थर्ड पार्टी, आप कौन? रेसिपिएंट यानी बेनिफिशियरी। बुक का बेनिफिट किसको मिलेगा? आपको, यू आर द बेनिफिशियरी। मैं सिर्फ बीच में एजेंट का काम कर रहा हूं, प्योर एजेंट। ये बुक सप्लाई करना मेरा काम नहीं है, ये मेरा बिजनेस नहीं है। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ माई बिजनेस, बट आई एम डूइंग इट जस्ट एज एन एजेंट फॉर यू। मैं आपके एजेंट का काम कर रहा हूं कि आपको बुक चाहिए था, मैं बुलवा के आपको दे देता हूं। तो आप बेनिफिशियरी, थर्ड पार्टी इज गोइंग टू सप्लाई, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, मेरे को बीच में कोई बेनिफिट नहीं है। आई एम नॉट गोइंग टू यूज दैट प्रोडक्ट, आई एम नॉट गोइंग टू बेनिफिट बाय दैट प्रोडक्ट। और मैं जो पैसा उसको दूंगा वही आपसे लूंगा, एक पैसा उसके ऊपर नहीं लूंगा। मान लो 200 रुपए में वहां से बुक आई मेरे पास, तो मैं आपसे कितने पैसे लूंगा? 200 रुपए ही लूंगा, एंड नथिंग मोर देन दैट। And this is not a part of my service. This is something additional that I have done for you as your pure agent. तो ये 200 रुपीज जो मैं आपसे लूंगा to pay to the publisher, ये मेरे सर्विस के वैल्यू में यानी कोचिंग क्लास की फीस में ऐड नहीं होगा। ठीक है? So what I'm doing, I am acting as your pure agent in this case. तो वो एक एक्सेप्शन आता है। तो देखो क्या कहता है रूल 33, पढ़ते हैं अपन डिटेल में। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर, यानी आगे जो रूल्स देखे वो सबको ये ओवरराइड करेगा। नॉट विथ स्टैंडिंग द एक्सपेंडिचर और कॉस्ट इनकर्ड बाय सप्लायर, मैंने इनकर किया 200 रुपए, एज अ प्योर एजेंट ऑफ द रिसिपिएंट, आपके एजेंट बन के मैंने काम किया ना, मैंने 200 रुपए पब्लिशर को दिए, आपके भी हाफ में दिए। वहां से जो बुक आएंगी आपके भी हाफ में आएंगी, मैं आपको दे दूंगा। तो यहां से पैसे लिए, वहां दिए, वहां से बुक आई, मैंने यहां दे दी। मेरा कुछ भी नहीं है इसमें रोल, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग इन बिटवीन। तो उसको प्योर एजेंट का काम कहते हैं। तो सप्लायर एज अ प्योर एजेंट ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो मेरी सप्लाई क्या है? फीस, क्लास की फीस। तो क्लास की फीस में हम ये 200 रुपए को ऐड नहीं करेंगे, उसको एक्सक्लूड करेंगे। If all the following conditions are satisfied, namely, the supplier, यानी फारूक acts as a pure agent of the recipient, यानी आप student, when he makes the payment to the third party, जब मैं पेमेंट थर्ड पार्टी को कर रहा हूं तो मैं मेरे लिए नहीं कर रहा हूं, आपके बिहाफ में कर रहा हूं, on authorization of such recipient, आपके कहने पर। ठीक है? Secondly, the payment made by the pure agent on behalf of the recipient of supply has been separately indicated in the invoice. मैं जो इनवॉइस आपको दूंगा मेरे फीस का, उसमें वो 200 रुपए अलग से लिख के दूंगा, सेपरेटली मेंशन होगा। And the supplies procured by the pure agent from the third party as a pure agent of the recipient of supply are in addition to the services he supplies on his own account. On his own account यानी ट्यूशन क्लास। तो मैं आपको क्या दे रहा हूं? क्लास की सर्विस दे रहा हूं, कोचिंग सर्विस। और ये जो बुक बुला के देना है ये इन एडिशन है,
ये मेरा मेन काम नहीं है. मीन्स एजेंसी इज नॉट माई बिजनेस. आई एम नॉट एन एजेंट ऑफ द पब्लिशर. और एक्सप्लेनेशन में भी लिखा है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस रूल द एक्सप्रेशन प्योर एजेंट मीन्स द पर्सन हु एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट विद द रेसिपिएंट. मेरा और आपका एग्रीमेंट है टू एक्ट एज हिज प्योर एजेंट. मैं आपके एजेंट का काम करने का आपसे एग्रीमेंट किया है. टू इनकर एक्सपेंडिचर और कॉस्ट इन द कोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस ऑफ बोथ. तो मैं जो आपको गुड्स बेच रहा हूं या जो मैं आपको सर्विस देने वाला हूं, जैसे मैं आपको कोचिंग क्लास की सर्विस दे रहा हूं, तो इसके अंदर मैं आपको कुछ एडिशनल काम करके दूंगा. ऐसा हमारा एग्रीमेंट है आपके बिहाफ में. देन नीदर इंटेंड्स टू होल्ड नॉर होल्ड्स एनी टाइटल टू द गुड्स. वो जो बुक आएंगे मेरे नाम से आएंगी क्या? नहीं. डू आई हैव एनी टाइटल? नो. मेरा कोई हक नहीं है उसके ऊपर. हालांकि मेरा नाम फारूक हक है, मगर उस बुक पे मेरा कोई हक नहीं रहेगा. नो टाइटल टू द गुड्स और सर्विस और बोथ सो प्रोक्योर्ड और सप्लाइड एज अ प्योर एजेंट. डज नॉट यूज. मैं उसको यूज भी नहीं करूंगा. मैं बुक को यूज करूंगा क्या? या मेरे सर्विस के अंदर मैं उसको यूज करूंगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं. लेकिन ये देखो, ये मेरे नोट्स जो मैं आपको दे रहा हूं, ये नोट्स से तो मैं आपको पढ़ाता हूं, तो ये नोट्स का कॉस्ट हम माइनस नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ माई कोचिंग सर्विस. लेकिन जो दूसरे ऑथर की रेफरेंस बुक मैंने आपको कहा है कि लो पढ़ो, उसको अपन एक्सक्लूड करेंगे. तो मैंने कहा डज नॉट यूज फॉर हिज ओन इंटरेस्ट सच गुड्स और सर्विस फॉर प्रोक्योर्ड and receives only the actual amount incurred to procure such goods or service in addition to the amount received for supply he provides on his own account. तो मैं आपसे जो फीस लेने वाला हूं, मेरी ट्यूशन फीस 10,000 रुपए, और वहां जो मैंने ऐड किया बुक 200 रुपए, तो ये 200 रुपए एक्चुअल्स है. जो 200 रुपए मैंने पब्लिशर को दिए वही आपसे लिए, उसके अलावा कुछ नहीं लिया. नॉट 210. 10 रुपए भी प्रॉफिट नहीं कमाने का उसके ऊपर, 1 रुपया भी नहीं. तो फिर वो प्योर एजेंट है, फिर अपन इसको इंक्लूड नहीं करेंगे. और जीएसटी कितने पे लगाएंगे? ओनली ऑन 10,000 रुपीज. तो ये होता है, बहुत सारे सिचुएशंस में होता है. यू एक्ट एज प्योर एजेंट. चार्टर अकाउंटेंट, एक एग्जांपल आगे दिया है कि चार्टर अकाउंटेंट है, उसका एक असेसी है, उसका इनकम टैक्स पे करना है. तो इनकम टैक्स की ऑब्लिगेशन किसकी है? क्लाइंट की है ना. लेकिन कभी कभी सीए भर देता है. क्लाइंट के पास इंटरनेट बैंकिंग सर्विस नहीं है, गांव खेड़े में रहता है, तो उसको बोला अच्छा तुम मेरे अकाउंट में डिपॉजिट करा देना, मैं तुम्हारे बिहाफ में टैक्स का पेमेंट कर देता हूं. कर दो. तो वो प्योर एजेंट का काम कर रहा है. तो देखो कुछ एग्जांपल्स अपन उसके आगे देखते हैं. एनालिसिस में दिया है कि एजेंसी सप्लाईज आर डिफरेंट फ्रॉम प्योर एजेंट. जो एजेंसी, जो नॉर्मल एजेंट्स होते हैं इनका काम ही एजेंसी का है, वो तो टैक्सेबल है जीएसटी में. एजेंसी बिजनेस इज टैक्सेबल, दैट इज डिफरेंट. और ये प्योर एजेंट जो है ये अलग है. दिस रूल अप्लाइज ओनली टू सप्लाई ऑफ सर्विसेज. ऑब्वियसली जो मैं आपको ट्यूशन क्लास ले रहा हूं, इट प्रोवाइड्स फॉर एक्सक्लूजन फ्रॉम वैल्यूएशन ऑफ एनी सप्लाई ऑफ सर्टेन कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस इफ एनी ओनली इफ द फॉलोइंग टेस्ट्स आर सैटिस्फाइड. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई subsists between the third party and the beneficiary. थर्ड पार्टी और आप, बुक वहां से आएगा और आपके लिए आएगा. एक्चुअल रेसिपिएंट यूजेस सप्लाई फॉर द पर्पस ऑफ बेनिफिशियरी. एक्चुअल रेसिपिएंट यानी आप यूजेस सप्लाई फॉर द पर्पस ऑफ द बेनिफिशियरी, यानी आप, आपके लिए आएगा. बेनिफिशियरी ऑफ सप्लाई लायबल टू पे थर्ड पार्टी. बुक का कॉस्ट आपको देने का था उसको, है ना. देन बेनिफिशियरी ऑथोराइजेज मी टू पे टू द थर्ड पार्टी. तो आपने मेरे को ऑथोराइज किया फॉर पेमेंट टू थर्ड पार्टी. देन बेनिफिशियरी अवेयर दैट सप्लाई इज बाय सच थर्ड पार्टी एंड नॉट बाय द एक्चुअल रेसिपिएंट. यहां रेसिपिएंट यानी मेरा रेफरेंस है, बुक मेरे पास आएगा तो मैं रेसिपिएंट हूं, लेकिन ये मेरे लिए नहीं है, ये आपके लिए, बेनिफिशियरी के लिए. द इनवॉइस ऑफ एक्चुअल रेसिपिएंट इंडिकेट्स सेपरेटली द रीइंबर्समेंट. यानी मेरा जो इनवॉइस मैं आपको दूंगा उसमें अलग से अमाउंट लिख के दूंगा. एक्चुअल रेसिपिएंट क्लेम्स एक्चुअल्स, सिर्फ जितना एक्चुअल कॉस्ट है 200 रुपए वही लूंगा. एंड द एक्चुअल रेसिपिएंट सप्लाईज इंडिपेंडेंट ऑफ द रीइंबर्समेंट सप्लाईज. यानी मेरे जो गुड्स एंड सर्विस है वो अलग है अपार्ट फ्रॉम दिस बुक. तो एनालिसिस है, आपको मेन सेक्शन याद रखना है. और
नॉर्मली क्या है कि दे अपीयर टू ओवरलैप, इतने डिटेल पॉइंट्स है कि एक दूसरे को ओवरलैप भी करते हैं, मगर ठीक है, दैट इज फाइन, उसको समझ के रखो, रटने का नहीं है। एक एग्जांपल उसमें दिया, देखो जैसे सीए का वो इनकम टैक्स पेमेंट का एग्जांपल है कि सीए ने अपने क्लाइंट के बिहाफ में इनकम टैक्स पे कर दिया और फिर उससे रीइंबर्समेंट ले लिया, तो एक्सक्लूड रहेगा। और एक दूसरा इलस्ट्रेशन भी दिया है कि कॉर्पोरेट सर्विसेज फर्म ए, ये क्या है कि कंपनी रजिस्ट्रेशन, मैं आपकी कंपनी रजिस्टर करवा के दे रहा हूं विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, तो वहां जो रजिस्ट्रार के पास जो पैसे जमा कराने हैं वो आपको कराने हैं, रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह, लेकिन मैंने करवा दिया और फिर मैंने आपसे रीइंबर्समेंट ले लिया, तो वो जो रीइंबर्समेंट लिया वो भी अपन इंक्लूड नहीं करेंगे। तो मैं जो आपको सर्विस दे रहा हूं कंपनी रजिस्ट्रेशन का, उसके लिए मैं आपसे फीस चार्ज करूंगा 26,000 रुपए, वो 26,000 रुपए में 20,000 रुपए जो एडिशनल ऐड किया है मैंने रजिस्ट्रेशन चार्जेस एंड ऑल, वो इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ऐसे कितने एग्जाम्पल हो सकते हैं, हजारों हो सकते हैं। खैर फिर आगे चलते हैं। फिर एक रूल है 34, बहुत ही सिंपल है कि अगर बिल फॉरेन करेंसी में है तो उसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, तो वो कैसे करेंगे, कौन से एक्सचेंज रेट से अपन कन्वर्ट करेंगे। तो उसमें देखो रूल 34 है, द रेट ऑफ एक्सचेंज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ टैक्सेबल गुड्स शैल बी एप्लीकेबल रेट ऑफ एक्सचेंज, पहले गुड्स को अंडरलाइन करूंगा, तो पहला जो पॉइंट है वो गुड्स के लिए है। रेट ऑफ एक्सचेंज एज नोटिफाइड बाय द बोर्ड, बोर्ड यानी सीबीईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स, अंडर सेक्शन 14 ऑफ कस्टम्स एक्ट 1962। कस्टम्स एक्ट 1962 में सेक्शन 14 है जिसमें बोर्ड रेट्स प्रिस्क्राइब करता है, तो वो नॉर्मली इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो रहता है उसके लिए लगते हैं, लेकिन वही रेट्स जो वहां नोटिफाइड है उसको यहां पर भी अपन लेंगे, ठीक है, जीएसटी में भी वही रेट्स लेंगे इफ आर इनवॉइसेस आर इन फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी। और दूसरा पॉइंट है सर्विसेज के लिए, तो उसमें लिखा है द रेट ऑफ एक्सचेंज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विस शैल बी द एप्लीकेबल रेट ऑफ एक्सचेंज डिटर्मिन्ड एज पर द जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉर द डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई। जिस वक्त टाइम ऑफ सप्लाई है अपना टीओएस, उस दिन का जो नॉर्मल मार्केट रेट होता है उससे अपन कन्वर्ट करेंगे, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के हिसाब से, गैप के हिसाब से अपन कन्वर्ट करेंगे। एनालिसिस दिया है वो कोई काम का नहीं है। गुड्स में कस्टम्स में जो डिफाइंड रेट है सीबीसी का वो लेने का है, और सर्विसेज में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के हिसाब से लेने का है, जो भी हम अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करते हैं उसके हिसाब से लेंगे, सिंपल है। और 35 क्लास में उसमें कुछ भी नहीं है, उसमें दिया है कि अगर वैल्यू इंक्लूसिव दिया है, जैसे मैंने आपसे फीस चार्ज किया 13,000 लिखा था इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, तो पहले उसको एक्सक्लूडिंग करो, तो कैसे करोगे, रेट अपॉन 100 जो भी, अगर 18% है तो 18/118 वो कर देंगे, सिंपल चिल्लर बात है। यानी मैंने आपसे इंक्लूसिव लिया हुआ है, तो इंक्लूसिव प्राइस जो है इनटू रेट ऑफ जीएसटी डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो अपने को टैक्स मिल जाएगा, बिकॉज दिस इज इंक्लूसिव ना, तो दिस इज 100 प्लस रेट मिलाकर है ना, तो इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट करेंगे तो अपने को मिल जाएगा जीएसटी का अमाउंट। फिर कुछ इलस्ट्रेशन है इसमें, ये भी सिंपल है बिल्कुल, पढ़ने का आपको आंसर्स दिए हुए हैं।